हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग 11th का जो फंक्शन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन कंप्लीट कर लिया है और आपका आज का लेक्चर प्रॉब्लम पे बेस्ड होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो बच्चे ये आपका प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में हमें बोला जा रहा है कि फाइंड डोमेन, यानी कि हमें यहाँ से फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। और डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चे? तो x का वैल्यू। पहला चीज तो इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत लेंदी लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, आप क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, क्वेश्चन को देखे और स्टार्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन लेंदी है, दिखने में लेंदी है, इसका मतलब वो ईजी होगा और आसान से बनेगा। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉपर्टी पे आते हैं। सबसे पहला फंक्शन कह रहा है 1/box(x). तो सबसे पहला चीज बाई में क्या नहीं होना चाहिए? तो चलिए आप पहले तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, यानी कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो आपका बाई में है box(x) वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड वाला लॉग वाले केस में। तो लॉग का ये पावर है, पावर कहने का मतलब x² माइनस 3x प्लस 10। पावर हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। फिर इसके बाद बेस, बेस क्या है? तो 1 माइनस फ्रैक्शनल x। बेस क्या होना चाहिए? तो 0 से अधिक होना चाहिए। और तीसरा बेस क्या होना चाहिए? तो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तीन आपको इस लॉग को डिफाइन करने के लिए ये सारा जरूरी है। फिर इसके बाद इस पे आते हैं। इस कंसेप्ट में बोला जा रहा है कि बाई, एक चीज तो रूट में है, एक तो बाई में है। तो रूट में निगेटिव नहीं होता और बाई में 0 नहीं होता। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा कि ये जो हमारा 2 माइनस मोड x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाई में है। और इधर ये आपका हो जाएगा सेक ऑफ साइन x ग्रेटर देन 0। इसमें भी इक्वल टू 0 नहीं लगेगा। उसका रीजन है कि बाई में भी है और रूट में है। तो रूट में है तो पॉजिटिव और 0 दोनों होता, बट बाई की वजह से 0 नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। और इन सारे फंक्शन को आप बारी बारी से सोल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले यहां बात करते हैं, कह रहा है मोड x नॉट इक्वल टू 0। तो मोड x का वैल्यू 0 कब आता है? तो जब x आपका 0 से 1 के बीच बिलोंग करता है। जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच बिलोंग करता है तो उस टाइम पे आपको मोड बॉक्स x का वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ तो बोला जाना कि बॉक्स x 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये जो x है ये 0,1 से बिलोंग नहीं करेगा। तो पहले वाले कंसेप्ट से हमारा आंसर हो गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू 0,1। अब सवाल आता है कि x अगर ये नहीं होगा तो x होगा क्या? तो x क्या होगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x जो होगा वो हो जाएगा कि रियल नंबर में से आप 0,1 को हटा दीजिए। और रियल नंबर में से 0,1, 0 पे क्लोज इंटरवल है, 1 पे ओपन इंटरवल है, को अगर हटा देते हैं तब जाके ये आपका क्या हो जाएगा? तो -∞ से 0 यूनियन 1 से ∞। ये तीनों सेम चीज है, चाहे आप ये लिखो, चाहे आप ये लिखो, चाहे आप ये लिखो, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे सबसे पहला चीज हम क्या देखेंगे? तो a जो कि 1 है और पॉजिटिव है। फिर देखेंगे d का फॉर्मूला होता है b²। तो b यहाँ पे -3 है तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 9। तो b² माइनस 4ac हो जाएगा -40। तो a पॉजिटिव और d यहाँ निगेटिव हो गया। और सारे बच्चों को ये हम बार बार आजकल बता रहे हैं कि जब कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a पॉजिटिव d निगेटिव हो तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हाँ, क्वाड्रेटिक हमेशा क्या दिया है? ग्रेटर देन 0 दे रखा है। क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन कब? तो x के किसी भी मान के लिए। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा रियल नंबर। तो एक आंसर मेरा ये मिल गया। इसके बाद इस कंसेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे आपको ये मिला कि 1 ग्रेटर देन फ्रैक्शनल x। फ्रैक्शनल x को राइट साइड लेके चले गए, इधर निगेटिव में था तो उधर किस में आ गया? पॉजिटिव में। अब इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखो, फ्रैक्शनल x लेस देन 1।
अब सवाल उठता है कि फ्रैक्शनल एक्स 1 से छोटा कब होता है। तो हम आपसे ये पूछेंगे कि आप मुझे ये बताइए कि फ्रैक्शनल एक्स का मान क्या होता है। तो आप बोलेगा सर फ्रैक्शनल एक्स का मान होता है 0 क्लोज से 1 ओपन, जो कि लास्ट लेक्चर में बता दिए ना। तो 0 क्लोज से 1 ओपन यानी कि एक्स फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू, तो क्या ये कभी भी 1 के बराबर हुआ? तो नहीं, कभी भी 1 के बराबर नहीं हुआ। यह हमेशा 1 से क्या है? छोटा है। यहाँ बोला भी जा रहा है कि फ्रैक्शनल एक्स 1 से छोटा कब होगा। भाई आप अच्छे से देखो कि फ्रैक्शनल एक्स का मान हमेशा 1 से छोटा ही होता है, चाहे तुम एक्स के जगह पे कुछ भी रखो, मान तो यही आने वाला है। तो यहां से जो आपके एक्स का मान हो जाएगा वो हो जाएगा रियल नंबर, क्योंकि एक्स के जगह पे हम कुछ भी रखेंगे वो हमेशा -1 से छोटा ही आने वाला है। तो हमें तो वही चाहिए, फ्रैक्शनल लेस देन 1। तो कब होगा? तो ऑलवेज का मतलब x बिलोंग्स टू r। और इस केस में, तीसरे वाले केस में क्या हो जाएगा? तो पहले तो 1 और 1 कैंसिल, तो यहां से क्या बच गया? फ्रैक्शनल x नॉट इक्वल टू 0। फ्रैक्शनल x का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो सब बच्चों को अच्छे से पता है कि फ्रैक्शनल x का मान 0 कब आता है? तो सिर्फ इंटीजर पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू यहां से जो है इंटीजर नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि इंटीजर नहीं होगा तो होगा क्या? तो इसको हम लोग लिख देंगे x क्या होगा? तो रियल नंबर माइनस इंटीजर। तो ये हो गया हमारा इस केस का थर्ड सॉल्यूशन। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन मोड x। सीधा करके अगर लिखोगे तो लिखना पड़ेगा कि मोड x लेस देन कितना? तो 2। और बार बार हम आजकल ये बता रहे हैं कि अगर मोड x लेस देन 2 है, इसका मतलब x का वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो एक आंसर हो गया ये। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेक ऑफ साइन x ग्रेटर देन 0। तो सेक अगर साइन x 0 है, इसका मतलब सेक का उल्टा क्या हो जाता है? कॉस। तो इसका मतलब कॉस भी क्या होगा? तो पॉजिटिव ही होगा। तो ध्यान से, अगर आपका सेक तो कॉस का रिवर्स है, मतलब रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम बोलते हैं ना इसको, उल्टा है। तो सेक अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस भी पॉजिटिव होगा। अरे अगर -4 का उल्टा लो, 1/4 करो। मेरे कहने का मतलब अगर -4 ये निगेटिव है तो इसका व्युत्क्रम बोलते हैं ना, 1/-4 क्या होगा? निगेटिव ही ना होगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कहने का मतलब सेक लिखते हैं 1/cos ना। तो अगर सेक x पॉजिटिव है तो इसका मतलब cos x को भी क्या होना पड़ेगा? तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो वही सवाल है, यहाँ से आ गया आपका cos ऑफ साइन x ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि साइन x का वैल्यू कितना भी कुछ होता है तो -1 से 1। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि cos का वैल्यू -1 से 1। ये cos का क्या हो गया? cos के लिए ये डोमेन का काम करेगा। डोमेन मतलब x का मान, डोमेन का मतलब x का मान। तो ये cos के लिए x का मान है। और सबसे पहला चीज तो आप ये देख लो कि -1 का मतलब हो जाता है लगभग ये रेडियन में है। किसमें है? रेडियन में। इसको डिग्री में लिखेंगे तो हो जाएगा 57.3 डिग्री से लेके 57.3 डिग्री तक। और ये दे रखा है ग्रेटर देन 0। अगर आप अच्छे से और ध्यान से देखो तो -57 डिग्री यहां कहीं आएगा और +57 डिग्री भी यहां कहीं आएगा ना। और cos के साथ जो एंगल मूव कर रहा है वो यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये टोटल मूव कर रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। नहीं समझे? फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये बोला भी जा रहा है कि cos के साथ अगर ये एंगल है तो ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये सही बोल रहा है। तो सही बोल रहा है, इसका मतलब हमें तो चाहिए x। तो इसका मतलब यहाँ से x क्या हो जाएगा? तो पूरा दुनिया ही रखो, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं रिजल्ट से। डायरेक्ट आप x बिलोंग्स टू रियल नंबर कर दो। तो एक तो तरीका था इतना माथापच्ची करने का। दूसरा तरीका था सीधे सेक ऑफ साइन x है। तो ये दिमाग लगाओ कि साइन किसके लिए डिफाइन करेगा? तो साइन किसके लिए डिफाइन करेगा? तो कि हम प्रत्येक वैल्यू के लिए साइन डिफाइन कर सकता है। तो सीधे x बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे हम लोग? r। ठीक है। तो ये टोटल सॉल्यूशन आ गया। अब इनका हमें नंबर लाइन पे फाइनल आंसर चाहिए। नंबर लाइन पे आपको क्या होगा? तो वो पार्ट इंडिकेट करेंगे जो यहाँ x से रिलेटेड में आया है। तो अधिकतर जगह पे एक तो हमें 0 दिखा, एक -2 वहाँ दिख गया, तो एक -2 आ जाएगा। फिर -1 तो नहीं है कहीं, नहीं -1 नहीं है। फिर भी हमें इंटीजर वगैरह लेके चलना है। तो -2, -1, 0, 1, 2,
3 तो नहीं है ना, तो ठीक है, इतना ही वैल्यू से हमारा काम चल जाएगा। ये हो गया आपका नंबर लाइन पे सारा नंबर। ठीक, सबसे पहला आंसर क्या कह रहा है? तो सबसे पहला आंसर कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 क्लोज से इन्फिनिटी। तो पहला वाला पार्ट जो था ये हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। ठीक, रियल वाले कितने हैं? तो 1 2 3। तो रियल से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रियल का मतलब पूरा यही हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक, अब आ जाते हैं इस पे एक बार, -2 से 2, -2 से 2। और कह रहा है कि इंटीजर नहीं होगा, यानी कि पूरा दुनिया हो सकता है सिवाय इंटीजर के, यानी कुछ भी होगा लेकिन इंटीजर नहीं होगा। तो इंटीजर यहाँ जो भी इंडिकेटेड है उस पे हम लोग ओपन इंटरवल लेके चलेंगे, क्योंकि इंटीजर आंसर में नहीं आना है। अब इस तीनों ग्राफ को, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ को देख के आप ये बताओ कि कॉमन कौन कौन सा पार्ट है। तो कॉमन पार्ट आपको मिल जाएंगे यहां से -2 से -1, यूनियन, -1 से 0, यूनियन, 1 से 2, यही है ना। एक -2 से -1, फिर -1 से 0 और 1 से 2, और यही हमारा क्या हो गया बच्चे? तो x का वैल्यू, और x के ही मान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डोमेन। बहुत ही आसान सवाल है, हाँ लेंदी है मगर आसान है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करने हैं। ये कंसेप्चुअल है, आसान सवाल है, ध्यान से देखिए। 3/4 का मतलब होता है बच्चे 0.75, ठीक है। इसके बाद है आपको 0.75 प्लस में 0.01, यानी कि जब आप 1 में 100 से डिवाइड करोगे तो 0.01 ही आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 0.75 हो गया, और 2 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.02। इसी तरीके से बढ़ते 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 सबसे लास्ट वाला वैल्यू क्या है पहले वो देख लेते हैं। सबसे लास्ट वाला वैल्यू है 0.75 प्लस 0.99। इसका मतलब हमने क्या देखा कि 0.75 के बाद 0.75 में क्या जुड़ गया? तो 0.01, और इसी तरीके से जुड़ते हुए कब तक जा रहा था? 0.99 तक। इसमें तो कोई डॉट नहीं, ये सारा कंसेप्ट तो क्लियर है कि हाँ यहाँ तक जाएगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि बीच में एक ऐसा भी समय आएगा जब 0.75 में 0.25 ऐड होगा, एकदम आएगा, क्योंकि 9.99 से पहले तो वही तो आता है ना 0.25। ठीक, अब थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, जब आप इन सबको ऐड कीजिएगा तो ये तो 0.75 ही रहेगा। 0.75 में जब आप 1 ऐड कीजिएगा तो ये 0. क्या हो जाएगा? 76। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? तो 0.77। इसी तरीके से बढ़ते 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 एक बार यहाँ पहुँचेगा 0.99 तक। फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये पहुँचेगा आपको 1.00 पे। फिर इसके बाद पहुँचेगा 1.01 पे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये क्या कर रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए बच्चे, आपको सारा चीज़ क्लियर होगा, और सबसे लास्ट में आपका ये वैल्यू आएगा। फिर से समझिए, अच्छे से समझिए। 0.75 क्लियर है। 0.75 में 0.01 ऐड करोगे 0.76 आएगा, यहाँ पे 0.77 आएगा। लास्ट वाला वैल्यू ऐड कर लो तो 1.74 आएगा। इसका मतलब यहाँ 75 से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँचना है, तो बीच में ढेर सारा टाइम पे ढेर सारा वैल्यू आने वाला है। और उस वैल्यू में एक ऐसा भी समय आएगा जब 0.99 भी होगा, एक ऐसा भी समय होगा जब 1 होगा डायरेक्ट। फिर बोलोगे सर 1 कब होगा? तो ये जब 0.75 में हम लोग 0.25 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद 0.75 में जब 0.26 ऐड करेंगे तो 1.01 हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो चलिए वैल्यू है। अब आपको यहाँ पे ये जो है ना, ये बिग ब्रैकेट, तो ये बिग ब्रैकेट नहीं है, ये आपके लिए यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, यानी कि बॉक्स का। तो आपको तो ये पता है अच्छे से कि बॉक्स में अगर 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू रहे, बॉक्स में अगर 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू रहे तो वैल्यू क्या हो जाता है? 0 होता है ना। तो यहां से लेके 0.75 से लेके
0.99 तक जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। और 1 से लेके 1.74 तक जो आपका वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, यानी ये टोटल वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर और ये टोटल वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। यानी कि हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि 0.75 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 0, 0.76 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 0, 0.77 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 0, 0.99 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 0। अब जैसे ही 1 पे पहुंचेंगे तो 1 का बॉक्स 1, 1.01 का बॉक्स 1, और ये चलते हुए जाएगा कहाँ तक तो 1.74 का बॉक्स भी क्या होगा तो 1। अब आपको यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि 0 कितने टाइम आएगा और 1 कितने टाइम आएगा। तो आपने क्या देखा कि ये जो आपका 0.99 है, कहने का मतलब 0 से तो 0 को कितना भी ऐड करो तो 0 ही होगा, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 0 वाले को बोलते हैं। ये ध्यान देते हैं कि 1.01 से लेके 1.74 तक कितना टाइम है, तो ये आपको 1 जो है देखिए 0.01 से 0.74 तक तो 74 टर्म हो गया, 74 टर्म हो गया, और एक ये वाला तो टोटल टर्म जो यहां से लेके यहां तक हो जाएगा वो कितने टाइम हो जाएगा तो 75 टाइम्स हो जाएंगे। और 1 को अगर आप 75 बार 75 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे तो 75 ही हो जाएगा। और यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो गया तो सॉल्यूशन। ठीक, इसी के बाद आपको एक और क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन यहां से लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करना है। फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन भी समझ रहे हो, डोमेन का मतलब एक्स का मान। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ किसका तो 3x प्लस मोड x बाय एक्स का। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहां पे कि आपको इसका वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं। तो 4fx टू बी डिफाइन, उसको हम लोग fx मान लेते हैं। 4fx टू बी डिफाइन, fx को डिफाइन होने के लिए बाय में क्या नहीं होगा तो 0 नहीं होगा। बाय में क्या नहीं होगा तो 0 नहीं होगा। तो x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x का वैल्यू यहां से हो गया रियल नंबर माइनस 0। तो ये तो हो गया डोमेन, इसके बारे में अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग रेंज पे। रेंज, रेंज मतलब y का मान, इसको क्या मान लेंगे या तो y बोल दो या तो fx बोल दो, एक ही चीज है। तो x नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहां पे x दो चीज हो सकता है, या तो x ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि पॉजिटिव, और या तो x क्या होगा तो लेस देन 0 होगा नेगेटिव। यही ना, या तो x पॉजिटिव होगा तो या तो x निगेटिव होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस एक्स बाय एक्स, यानी कि y का वैल्यू यहां लिख लेना आप y बराबर, अच्छे से लिख देते हैं, y बराबर यहां हो जाएगा 3x प्लस एक्स बाय एक्स, और यहां आपका y बराबर हो जाएगा 3x माइनस एक्स बाय एक्स। यहां इसलिए क्योंकि यहां पे हम x पॉजिटिव लिए हैं, और मोड में अगर x पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्ट x बाहर आएगा, और मोड में अगर x नेगेटिव रहेगा तो डायरेक्ट माइनस x बाहर आएगा। यहां हो जाएगा आपका 4x बाय एक्स, यानी कि वैल्यू सोल्व करके कितना तो 4, और यहां पे आ जाएगा कितना वैल्यू सोल्व करके तो 2। 3x में से x से गया तो 2x, और 2x में x से भागा दोगे तो 2। एक चीज ध्यान दो, आपने x क्या माना है तो 4, तो क्या रिजल्ट आपका 0 से अधिक है, 4 अधिक है 0 से, तो यस सर 0 से अधिक है, इसका मतलब 4 आंसर हो गया। यहाँ पे 2 आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप माने हो x 0 से छोटा, आया क्या, अच्छा, हमें x का वैल्यू थोड़ी, हमें तो y का वैल्यू चाहिए ना, तो हमें यहाँ से y का दोनों ही मान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे y का मान क्यों देख रहे हैं, हम तो x से जूम किए हुए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से आपको y के 2 मान आ गए, कौन कौन से, तो 2 और 4। तो ये 2 और 4 मेरा किसका काम करेगा तो रेंज का, किसका काम करेगा रेंज का, और यहाँ x का वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं पहले, ये किसका काम करेगा तो डोमेन का। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आप नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चे ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इन सारे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है तो रेंज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है cos के पावर में 4, और ये आपका एंगल का काम कर रहा है x/5, और यहाँ पे माइनस साइन के पावर में 4 x/5। तो सबसे पहला चीज, इसी चीज को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर x/5 प्लस साइन स्क्वायर x/5
और फिर यहां पे cos स्क्वायर एक्स बाय 5 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 5। अब यहां पे आपको भी पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1, तो ये वैल्यू चला गया 1 में, ठीक। और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है बच्चे, क्या, तो cos 2 थीटा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया cos 2 इंटू थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ x बाय 5 है तो ये हो जाएगा 2x बाय 5, और 1 जब cos 2x बाय 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सीधे लिख देंगे इसको cos 2x बाय 5। अब ध्यान से आपको ये देखना है कि cos 2x बाय 5 का रेंज क्या होगा। तो cos का रेंज क्या होता है, सब बच्चे जानते हैं, cos का रेंज होता है -1 से 1। एंगल चाहे कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, cos का मान कितना भी कुछ आएगा तो -1 से 1 क्लोज के बीच में ही आएगा। तो इस फंक्शन का हमारा जो रेंज हो गया -1 से 1। याद आपको यहां ये रखना है, वैसे तो ये हम 11th में भी थोड़ा बहुत बताए थे, आपको ध्यान ये रखना है बच्चे कि cos साइन कितना भी कुछ हो, रेंज हमेशा -1 से 1। एंगल तुम दुनिया का कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। tan और cot कुछ भी हो जाए, रेंज रियल। सेक कॉसेक, एंगल दुनिया का कोई भी चीज, हाँ एंगल हम वही रखेंगे जो फंक्शन को डिफाइन करे। आप अनडिफाइन वाला एंगल रख दोगे तब तो कोई बात ही नहीं हुई। नहीं, अब जैसे जानबूझ के जाओगे कुएं में कूदने के लिए, सब बोलेगा मत कूदो, कुआं गहरा है, डूब जाओगे, मर जाओगे, फिर भी कहोगे ना हम चेक करेंगे, तब तो फिर बेवकूफ़ी हुई ना। तो वही बात है यहाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम आपको ऑलरेडी रेंज बता चुके हैं, और रेंज में एंगल के वेरी करने से फर्क नहीं पड़ता है। हाँ आगे बढ़ते हैं, साइन रूट एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल क्या है, रेंज -1 से 1 आंसर। अब बोलोगे सर यहां, तो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये हो गया cos, साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1, तो साइन एक्स के जगह पे हम रेंज रख दिए -1 से 1, यानी कि ये अब हो गया हमारा cos -2 से 2। -2 आपको अभी भी बताए, -2 और -2 है तो ये किस में दिया हुआ है, रेडियन में। एंगल का जब यूनिट ना दिया हो तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो रेडियन में ही दिया होगा, और एक रेडियन होता है लगभग 57 डिग्री के बराबर। किसके बराबर, 57.3 डिग्री के बराबर। तो 2 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 रेडियन हो जाएगा आपको किसके बराबर, तो 2 रेडियन का आप लिख दोगे 57 गुने 2 तो 114.6 डिग्री के बराबर। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि -2 हो गया आपको किसके बराबर, फिर से हम चलो लिख देते हैं, 57 को जब गुना करोगे ना तो 114.6 डिग्री आएगा। तो ये निगेटिव में 114.6 डिग्री से पॉजिटिव में 114.6 डिग्री तक जाएगा, -114 डिग्री लगभग यहां कहीं आएगा, और प्लस वाला यहां कहीं आएगा। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट है, हम ट्रिगो में स्पेशली बताते हैं इस चीज को। देखिए cos का वैल्यू कितना भी कुछ हो ना तो मैक्सिमम इस पॉइंट पे होता है। इस पॉइंट पे कहने का मतलब इस एंगल पे, और ये एंगल क्या है तो 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री। तो -114 से लेके जब हम 114 पॉजिटिव तक जाएंगे तो उस बीच में तो 0 आ ही जाएगा। इसका मतलब इस cos का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1, तो उसमें कोई डॉट नहीं है। बात करते हैं मिनिमम की, तो मिनिमम cos का वैल्यू यहां होता है कितना, तो -1। मैक्सिमम 1 होता है किस डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे। फिर कोई बोलेगा सर 90 पे क्या होता है, तो cos का वैल्यू 90 पे 0 होता है। यहां 0 डिग्री पे 1 होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है, 180 डिग्री पे -1 होता है। तो सबसे कम कहाँ हुआ, -1 पे। तो अब आप ये देखो कि मैक्सिमम तो 1 हमको मिल गया, मैक्सिमम में कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। मिनिमम तो जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं मेरा वैल्यू क्या हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो मिनिमम हम अगर यहां तक पहुंचे इसका मतलब मिनिमम यही रह जाएगा। अगर मान लीजिए हम इस लाइन तक पहुंचते तो मिनिमम मेरा ये लाइन पे हो जाता। क्यों, क्योंकि यहां तक तो मेरा घटते ही रहेगा, ये सबसे छोटा है, तो मिनिमम वैल्यू मेरा यही हो जाएगा। और ये कितना डिग्री है, तो ये है 114 डिग्री। तो 114 डिग्री आया किससे, तो 2 से, तो हम इसको डायरेक्ट cos 2 ही लिख देंगे, तो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। अब सवाल आता है सर -114 का ही नहीं बोले, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि cos जो होता है वो -θ लिखने पे cos θ के ही बराबर आ जाता है, यानी कि cos निगेटिव को पचा लेता है।
कॉस निगेटिव को बचा लेता है, कॉस में निगेटिव एंगल से फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे cos 2 लिखो या cos -2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos का जैसा वैल्यू इधर आ रहा है ना, जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, घट रहा है, यहाँ 1 है, फिर 0 आया, फिर -1 आया, उसी तरीके से सेम एज इट इज उसी मेजर में यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो घट रहा है। यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ तक पहुँचता तो -1 होता। अब जिसका ये ट्रिगो वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसको तो इसमें पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक। तो उसके लिए सिंपल कंसेप्ट ये रहेगा कि -114 से 114 डिग्री तक जाने के क्रम में बीच में 0 डिग्री आएगा, जिसपे कॉस का मान सबसे अधिक होता है, कितना, तो 1, ठीक। और मिनिमम चाहे cos -2 लिखो चाहे cos 2 लिखो, दोनों बात तो सेम ही है। तो cos 2 से लेके 1 तक आपका रेंज आएगा, यही मेरा आंसर। अब आते इस क्वेश्चन पे, 2 के पावर x यानी एक्सपोनेंशियल। सब बच्चे जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, कितना भी कुछ होता है तो 0 से इन्फिनिटी, हमेशा पॉजिटिव होता है। ग्राफ भी बताए हैं, याद होगा आपको। 3 में से 0 घट गया तो क्या हो जाएगा, तो 3, और 3 में से अगर इन्फिनिटी घट गया तो क्या हो जाएगा, तो -इन्फिनिटी। हाँ, पहले हम लोग छोटा लिखते हैं फिर हम लोग बड़ा लिखते हैं, तो यहाँ से जो रेंज हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा -इन्फिनिटी से 0। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे इस रो का। हाँ, इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे, तो -1 से 1। क्यों? क्योंकि साइन है, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ये बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सब बच्चे जानते हैं कि बॉक्स का वैल्यू हमेशा क्या आता है, तो इंटीजर। इंटीजर मतलब आई मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूर्णांक यानी कि एग्जैक्ट नंबर। और आपको ये भी पता है कि tan n पाई का मान, कहने का मतलब tan इंटीजर पाई अगर रहे ना तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0। ट्रिगो में बताया गया है। ना समझे, अरे ना समझ नहीं हो, इतने जो नहीं समझोगे समझोगे। देखो ये आपका हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा हमेशा, क्योंकि बॉक्स है, बॉक्स से बाहर कुछ आ ही नहीं सकता सिवाय इंटीजर के। और साइन इंटीजर पाई का मान हमेशा क्या होता है, 0। इसका मतलब ऊपर हमेशा 0, और अगर ऊपर हमेशा 0 तो नीचे कुछ भी रे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू क्या, 0। और एफएक्स के ही मान को, एफएक्स फिर बोलोगे सर कभी वाई बोलते कभी एफएक्स बोलते हैं, अरे वाई को ही एफएक्स बोलते हैं, तो वाई के ही मान को या एफएक्स के ही मान को हम लोग रेंज कहते हैं। तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो गया, तो 0। यानी कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आंसर लिखना। जैसे यहाँ भी कॉट का स्क्वायर है तो स्क्वायर तो बाहर यहाँ आया, स्क्वायर हट गया। कॉस के साथ एंगल कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस का रेंज क्या होता है, तो रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब कॉट का स्क्वायर था इसलिए रेंज का स्क्वायर हो गया, यानी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया। अब हम तुमसे पूछेंगे कि -इन्फिनिटी का स्क्वायर करो, तो -इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो इन्फिनिटी, निगेटिव तो नहीं आने वाला है, आने वाला है क्या, तो नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया इन्फिनिटी, टेंशन खत्म। अब चाहे तुम -इन्फिनिटी का स्क्वायर करो चाहे इन्फिनिटी का स्क्वायर करो, फाइनल आंसर हो गया इन्फिनिटी मैक्सिमम, ठीक। अब मिनिमम की बात करते हैं। तो निगेटिव से पॉजिटिव जाने के क्रम में बीच में 0 आएगा, यस आएगा। और 0 का स्क्वायर 0, क्या 0 से भी छोटा कोई पॉजिटिव नंबर होगा, तो नहीं। तो इसका मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0, और मैक्सिमम तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं इन्फिनिटी, और यही हमारा क्या हो गया, तो रेंज। बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान से। क्यों ध्यान से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक जब भी रहेगा तो आपको हमने क्या बोला कि पहले उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाते बनाते 2 साल में हम थक जाते हैं, बच्चा नहीं थकता। ये x² - 2x + 2 है ना, तो इस +2 को हम लोग 1 + 1 लिख सकते हैं। और 1 + 1 लिखने का रीजन ये था कि यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर और +1, यानी कि आप x² - 2x + 1 को क्या लिख दोगे, तो x - 1 का होल स्क्वायर +1 लिख दोगे। और किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसका वैल्यू कितना भी कुछ होगा तो 0 से इन्फिनिटी, और इसमें क्या जोड़ना है, तो 1, बेस में क्या है, तो 10। हाँ, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1, यानी कि आपका वैल्यू हो गया लॉग, बेस में तो 10 रहेगा ही 1, और इन्फिनिटी में 1 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी। अब बात कर लेते हैं इसके वैल्यू की। तो लॉग के साथ 1, तो log 1 का वैल्यू कितना, तो 0। और log इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी का वैल्यू कितना, तो इन्फिनिटी। बहुत बच्चा मुंह देख रहा होगा सर ये कैसे, तो देखिए जब log का बेस 1 से अधिक हो तो ग्राफ इस तरीके से बनता है। और अगर x इन्फिनिटी है, x इन्फिनिटी यहाँ, तो y उस टाइम पे क्या है, तो y भी ऊपर ही है ना, ऊपर मतलब इन्फिनिटी। तो यही हो गया हमारा रेंज।
सेम इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, बस फर्क है बेस का। ये हो जाएगा लॉग, बेस में क्या है तो 1/10, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर + 1, क्योंकि यहां माइनस था इसीलिए माइनस आ गया, x - 1 का स्क्वायर, यहां प्लस है तो x + 1 का होल स्क्वायर + 1 आएगा। आप चेक कर लो, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो निगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 से इन्फिनिटी +1, यानी कि सेम ये कंसेप्ट क्या हो गया तो log 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 होगा और इन्फिनिटी में 1 जोड़ोगे तो इन्फिनिटी में 1 जोड़ोगे तो इन्फिनिटी। अब log 1 बेस कुछ भी रहे, log 1 का वैल्यू तो 0। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब यहां log इन्फिनिटी क्या होगा, तो बहुत बच्चे तो लिख भी दिए होंगे इन्फिनिटी, और वो क्या हो गया तो गलत हो गए। क्यों गलत हो गए, तो जब कभी भी आप इस तरीके से लिखोगे, ये बेस एक ए का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच होता है तो ग्राफ ये बनता है, और आपने यहां क्या देखा कि जब x का वैल्यू इन्फिनिटी है, जब x का वैल्यू इन्फिनिटी है तो उस टाइम पे y मेरा क्या है तो y तो नीचे की तरफ है, यानी -इन्फिनिटी है ना, यानी कि यहां पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा तो -इन्फिनिटी। ध्यान आपको ये रखना है कि जब बेस मतलब a अगर 1 से अधिक हो तो x इन्फिनिटी पर y भी इन्फिनिटी, लेकिन बेस का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच हो तो x इन्फिनिटी रहने पे मेरा y क्या हो जाएगा तो -इन्फिनिटी, यानी कि आपका यहां से वैल्यू हो गया -इन्फिनिटी से 0। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। देखिए कुछ क्वेश्चन तो आपको हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही करवा रखा है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करवा रखा है तो ये ध्यान दे दीजिएगा कि अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले आप इसको क्या एज्यूम कर लो तो y। अगर मान लीजिए सिर्फ क्वाड्रेटिक है तब तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, अगर 1 के बट्टा में क्वाड्रेटिक है तो उसको एज्यूम कर लेंगे y। अब y का हमको रेंज चाहिए, मतलब y का मान चाहिए। अब यहां से आप तरीका सीख लो, सबसे पहले इसको y मानेंगे, लेट कर लिए, और y मानने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, x² - x + 1 बराबर y × x² प्लस y × x प्लस y। सबको एक जगह लेके चले आओ सबको, तो ये हो जाएगा x² - x + 1, ये हो जाएगा -yx² - yx - y बराबर क्या बच जाएगा राइट साइड में तो 0। यहाँ x² अगर कॉमन ले लोगे इसमें और इसमें तो हो जाएगा 1 - y कॉमन, फिर इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा तो x, तो इसमें -x कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा 1 + y, और लास्ट में तो आपका 1 - y बचा ही। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक बच गया। यानी कि सबसे पहला काम जब भी क्वाड्रेटिक के बारे में क्वाड्रेटिक हो और आपको रेंज फाइंड करना हो तो सबसे पहले y मानो, y मानने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जैसा हमने किया है, फिर एक जगह इकट्ठा करके लिखो तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा किसका तो x का। और जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा यहाँ पे आपको अप्लाई करना है d > 0। d मतलब डिस्क्रिमिनांट, d का मतलब क्या हो जाता है तो b², तो यहाँ b क्या हो जाएगा तो -1 + y का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, फिर माइनस यानी कि b² हो गया 4ac, क्या चीज तो > 0। अब इसको तोड़ लो, 1 + y का होल स्क्वायर हो जाएगा 1² + y² + 2y, और 1 - y 2 बार हो गया तो इसका मतलब 1 - y का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। इसको अच्छे से सोल्व करोगे तो 1 + y² + 2y, और -4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -4 -4y² + 8y > 0। सबको कलेक्ट करके एक जगह लिख लो तो -3y² + 10y -3 > 0, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3y² - 10y + 3 < 0। यानी कि आपने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो ये > था तो अब क्या हो गया तो < और इस चीज को जब आप तोड़ोगे तो 3y² - 9y -y + 3 < 0, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए। और यहां से ये बन जाएगा आपका क्या चीज तो y - 3 और 3y यहाँ 3y कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा y - 3। हाँ ये ऐसा बन जाएगा। और आपको बार बार ये समझाए हैं कि यहाँ पे 2 रूट है, एक है 1/3 एक है 3, तो y का जो मान होगा दोनों रूट के बीच में लाई करेगा।
यानी कि 1/3 से किसके बीच में, तो 3 के बीच में। और y के ही मान को हम लोग रेंज कहते हैं। और ये हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि y बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 3, और यही हमारा फाइनल हो गया आंसर। आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरीके से लिखे ना, दोनों पे क्लोज है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू का साइन देंगे, 1/3 से 3, दोनों की तरफ बिग ब्रैकेट, क्योंकि क्लोज इंटरवल के लिए यही आता है। तो जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आए तो यही तरीका है क्वेश्चन को फाइंड करने का। वैसे भी हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th वाले ही 11th के ही चैप्टर में ये सारा चीज करवाए हुए हैं। काफी क्वेश्चन आपको मिलेगा भी, आप चेक कर सकते हैं, या तो ट्रिगो के रेंज में या तो क्वाड्रेटिक के रेंज में। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग और प्रॉब्लम देखेंगे। तो 10 क्वेश्चन के बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन ये हैं आपको, जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, तो रेंज। तो 11 नंबर सवाल है x + 1/x। तो आप ये याद रखिएगा, जब कभी भी फंक्शन और फंक्शन के रेसिप्रोकल का आपसे रेंज पूछे तो उसका रेंज ऑलवेज -∞ से -2 क्लोज और यूनियन 2 क्लोज से इंफिनिटी होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप बढ़िया से याद रखिएगा कि जब कभी भी फंक्शन और फंक्शन के रेसिप्रोकल को, बस ध्यान रखना कि उस फंक्शन बिलोंग, मतलब वो फंक्शन रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, मतलब फंक्शन आप दुनिया का कोई भी वैल्यू, फंक्शन नहीं मतलब x आप दुनिया का कोई भी वैल्यू वहां पे रख सकते हो। फंक्शन का जो मान आएगा वो -∞ से -2 क्लोज पे 2 और यूनियन 2 क्लोज से इंफिनिटी के ही बीच में आएगा। यानी कि पॉजिटिव लोगे तो ये वाला मान, नेगेटिव लोगे तो ये वाला मान, आप चेक कर सकते हो, इससे बाहर कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको हम अच्छे से समझाए थे कि फ्रैक्शनल x जो होता है वो बराबर क्या होता है, तो x माइनस बॉक्स x के बताए थे। तो यहां पे आप x माइनस बॉक्स x के जगह पे क्या लिख सकते हो, तो फ्रैक्शनल x। यस या नो, लिख सकते हो ना, तो यस सर। और x माइनस बॉक्स x के जगह पे यहां पे भी आप क्या लिख सकते हो, तो फ्रैक्शनल x। थोड़ा ध्यान से उल्टा सीधा समझ लेना, ई नहीं सर माइनस ना फ्रैक्शनल x, तो माइनस कॉमन लोगे तो उल्टा हो जाएगा, ध्यान से। अब यहां पे आपको क्या करना है, तो यहां दे रखा है फ्रैक्शनल x के बाय में 1 प्लस फ्रैक्शनल x। तो बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर फ्रैक्शनल x का मान 0 से 1 के बीच लाई करता है, तो यहां पे क्या कर देते हैं, 0 से 1 के बीच लाई करवा देते हैं, और ये प्रोसीजर आपका क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी 2 इंटरवल को नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, नहीं गुना या नहीं भागा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक इंटरवल में कोई एक अंक, कोई एक नंबर जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, उस नंबर से गुना भी कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्रोसीजर है ये आपका क्या हो गया, तो गलत हो गया। और ये एक नए ढंग से, इसमें कुछ वैसे भी सवाल हैं जो कि हम लोग स्पेशल तरीके से करेंगे, यूनिक तरीका होगा। यूनिक मतलब समझ रहे हो ना। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऊपर में 1 ऐड कर देंगे और एक बार ऊपर में 1 को घटा देंगे। 1 जोड़े क्यों, क्योंकि हमको बाय में जो टर्म है वही वहां पे फॉर्म करना था। देखो ना 1 प्लस फ्रैक्शनल x है, तो अब जाके 1 प्लस फ्रैक्शनल x हो गया, तो यस। तो इस वजह से हम 1 जोड़े। और अगर किसी भी फंक्शन में हम बिना मतलब का 1 ऐड करते हैं तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, नाम तो सुने ही होगे, मुहावरा सुने हो ना, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, तो वही चीज है, ऐड किए 1 तो एक सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब यहां से सेपरेट कर दो, फ्रैक्शनल x प्लस 1 को अलग कर दो और -1 को अलग कर दो। दोनों के बट्टा में जो है 1 प्लस फ्रैक्शनल x तो वो रहेगा ही, यहां कट गया, क्या बच गया, तो 1। और यहां क्या हो जाएगा, तो 1 के बाई में 1 प्लस और फ्रैक्शनल x की जगह पे हम लोग लिख देंगे 0,1। 1 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 1, 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 2। ऐड करने आता है ना। अब था ध्यान से, 1 माइनस 1 में 1 से भागा देंगे तो 1, और 1 में 2 से भागा देंगे तो 1/2। और ध्यान से 1 में से 1 घट गया तो 0, और 1 में से 1/2 घट गया तो 1/2। और यही जाके हमारा लास्ट में fx का वैल्यू आया, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो रेंज। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल x, सब बच्चे जान रहे हैं कि फ्रैक्शनल x का मान कितना भी कुछ होता है तो 0 से 1 के बीच, इसके साथ में गुना है क्या चीज, तो π/4।
0 में पाई बाय 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, तो 0, और 1 में पाई बाय 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 होगा ना। 0 पे क्लोज था इसलिए क्लोज ही रहा, 1 पे ओपन है इसलिए ओपन ही रहा, बस पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक बार हो जाएगा 10 0, एक बार हो जाएगा 10 पाई बाय 4। 10 0 का मान सब बच्चे जान रहे होंगे, कितना, तो 0, और 10 45 1, और यही मेरा क्या हो गया, तो रेंज। यानी कि एफ के ही मान को रेंज बोलते हैं। फिर बोलोगे सर कभी वाई कभी एफ, अरे बच्चे एफ को ही हम लोग वाई बोलते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है, तो सिग्नम। वैसे तो ये सवाल हम पहले करवा चुके हैं आपको, सिग्नम x² - 1 का। तो ये जो x² - 1 है, क्या है, x² - 1। तो x² का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी -1, 0 से इन्फिनिटी क्यों, कभी भी किसी चीज का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो क्या होता, 0 या पॉजिटिव। तो x² हो गया 0 से इन्फिनिटी -1, 0 में से 1 गया तो -1, और इन्फिनिटी में से 1 घट गया तो इन्फिनिटी। यानी कि ये वाला वैल्यू ये पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, 0 भी है। तो इसका मतलब यहां से ये पता लगा हमें कि सिग्नम यहां से -1 भी मान देगा, 0 भी मान देगा और 1 भी मान देगा। वैसे भी ये क्वेश्चन हम लोग सिग्नम जब हम पढ़ाए थे तभी बता चुके हैं। तो यहाँ जो हमारा 10 का वैल्यू हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि एक बार पाई बाय 4 -1 से गुना होकर -π/4, एक बार 0 और एक बार 1 से गुना होके π/4। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू में है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब समझ रहे हो ना, ये सिर्फ अंक में है। तो π/4 जब -1 से गुना होगा तो सिर्फ -π/4 होगा, π/4 जब 0 से गुना होगा तो 0 और 1 से गुना होगा तो π/4। यानी कि यहाँ पे एक आंसर हो गया -10 45 जिसका वैल्यू -1, एक बार 10 0 जिसका मान 0, एक बार 10 45 जिसका मान 1। यानी कि यहाँ पे इनइक्वालिटी वगैरह में आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे अंक यानी कि डिजिट में आंसर आएगा। और वो तीनों डिजिट क्या हो गया, तो -1 0 और 1। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेंज। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको इससे पहले वाले स्लाइड में क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक करवाए, तो अब यहाँ पे 1 बाय क्वाड्रेटिक भी है और क्वाड्रेटिक भी है। मोड तो आपका मतलब मजा लेने के लिए मोड लगा दिए हैं ताकि थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सवाल हो जाए, वैसे और कोई मतलब नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी रहेगा तो उसका रेंज फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। तो a² मिल गया, माइनस है तो -2a, सबको पता है कि b क्या होगा, तो 1/2, क्योंकि 2x में क्या चीज से गुना करे कि -x हो जाए, तो 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये a हो गया, ये -2ab यानी कि 1/2 मेरा b का काम करेगा। तो हमको क्या करना होता है, तो b का स्क्वायर ऐड करना होता है और b का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट भी करना होता है। बाद बाकी जो जहां लिखा है वो तो वहां पे लिखेंगे। अब यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, तो x - 1/2 का होल स्क्वायर, यहां हो गया -1/4 -6। किसी भी चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और -6 और -1/4 मिलके हो जाएगा कितना, जोड़ने आता ही है ना, -25/4। 0 में से 25/4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -25/4, और इन्फिनिटी में से 25/4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। किस में, तो मोड में। यानी आंसर अगर क्वाड्रेटिक सिर्फ रहता, मोड नहीं रहता, तो आंसर मेरा यही हो जाता। लेकिन है क्या चीज, तो यहाँ प्रोटेक्शन भी लगा है, किस चीज का, तो मोड का। मोड प्रोटेक्शन का मतलब हो गया कि मोड का मान कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे सबसे बिगेस्ट नंबर, तो इन्फिनिटी से भी बड़ा कोई नंबर होगा तो नहीं, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया इन्फिनिटी। हाँ, बात करेंगे स्मॉलेस्ट की, तो -25/4 से इन्फिनिटी जाने के क्रम में बीच में तो 0 आएगा, और 0 का मोड कितना, तो 0, और 0 से छोटा कोई भी मोड में वैल्यू हो नहीं सकता। तो मिनिमम हो जाएगा हमारा 0 और मैक्सिमम क्या चीज, तो इन्फिनिटी है। यही हमारा मान क्या हो गया, तो रेंज। कोई दिक्कत, नो। आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर। a² मिल ही गया हमको, a मतलब x² हो गया, फिर +2a, तो b हो जाएगा 1/2, b क्या हो जाएगा, तो 1/2, तब तो x बचेगा। 2x में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी x बचेगा, तो b हो गया 1/2, तो यहाँ b का स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा और b का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और आगे क्या है, तो +1। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से लेके यहां तक आपका क्या हो गया, तो x + 1/2 का होल स्क्वायर,
एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और -1/4 + 1। किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। और 1 में 1/4 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 3/4। ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 में 3/4 ऐड करेंगे तो 3/4 और इन्फिनिटी में 3/4 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी। 1 में 3/4 से भागा दे दोगे तो 4/3 बचेगा और 1 में इन्फिनिटी से भागा दोगे तो 0 बचेगा। तो आंसर तो ये हुआ, लेकिन इसको तरीके से लिखना है। तरीका मतलब पहले छोटा वाला फिर उसके बाद बड़ा वाला, यानी कि ये हो जाएगा 0 से लेके 4/3 और यही हमारा क्या हो गया, तो रेंज, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, अब ये रेंज के लिए और आज की क्लास का ये लास्ट प्रॉब्लम है और सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो एसबीएस मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये हो जाएगा आपको y², नहीं होगा। और राइट साइड जब दिमाग लगाओगे तो सबसे पहले मोड sin x का स्क्वायर होगा, फिर मोड cos x का स्क्वायर होगा, और फिर प्लस में क्या लिखोगे, तो 2 mod sin x इंटू मोड में cos x। यस या नो, तो यस। और ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो 1। फिर कोई बोलेगा सर मोड में है तो भी 1 होगा। अरे मोड से क्या फर्क पड़ता है, मोड रहे या न रहे, अगर स्क्वायर है तो फर्क मोड का नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा आपको क्या चीज़, तो मोड के अंदर sin 2x। सूत्र फॉर्मूला भूल गया कि याद होगा, याद होगा, यानी कि 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। अब ध्यान यहाँ ये देना है, तो आप तो बोलोगे कि सर sin 2x है तो sin 2x का तो रेंज होता है -1 से 1, लेकिन आपको यहाँ मोड भी है तो मोड को लेके चलना पड़ेगा। अब देखो -1 से 1 के बीच नंबर है, उसका मोड है, तो सबसे बड़ा नंबर डिसाइड करते हैं। तो -1 का भी मोड 1 ही होगा और 1 का भी मोड 1 ही होगा, तो सबसे बड़ा नंबर तो आपका 1 ही हो गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिनिमम वाले में आप थोड़ा सा फंसते हो, जिसको ध्यान से देखना है कि अगर -1 से 1 तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे तो बीच में 0 आएगा ना, और 0 का मोड कितना, तो 0। और किसी भी मॉडुलस का वैल्यू 0 से छोटा भी होता है क्या, 0 से छोटा मतलब निगेटिव, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ मिनिमम हो जाएगा मेरा कितना, तो 0। तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2। लेकिन ये सब किसका मान आया, तो y² का। हमको चाहिए क्या, तो y का। तो अब दोनों तरफ क्या लगा दो, तो रूट लगाओ के इधर y हो जाएगा, और 1 का रूट 1 होगा, 2 का रूट 2 रह जाएगा, और इसी y के मान को हम लोग क्या बोल देंगे, तो रेंज। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये आपका रेंज डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 11th का जो टॉपिक था उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये 9th लेक्चर हो गया, और 10वां लेक्चर जो कि कल के क्लास में आएगा आपको, वो लास्ट लेक्चर होगा 11th वालों के लिए। 10th लेक्चर के बाद 11वां से हम लोग, मतलब 11th लेक्चर से हम लोग 12th के जो भी टॉपिक है वो पढ़ने शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।